तो छात्रों, जैसा कि इसके पूर्व हमने देखा, बायोदाता सेवर्ट नियम का हमने एप्लीकेशन किया था और उसके तहत एक लंबा रिजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखी, कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखा, सेंटर पर देखा। अब हम देखते हैं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिनालिका होती क्या है? सबसे पहले तो इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। परिनालिका बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सामान्य तौर पर जैसे एस्बेस्टॉस जो कि अचुंबकीय पदार्थ है, या कोई एबोनाइट या चीनी मिट्टी का बना हुआ कोई बेलनाकार पात्र, उस पर हम क्या करें? उस पर हम तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर हम लोग परिनालिका बनाते हैं। परिनालिका एक प्रकार की कुंडलिनी है। परिनालिका को हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से कुंडलिनी का नाम दे सकते हैं। यानी बहुत सारी कुंडलियों को जब हम लोग डेंस रूप में, कॉम्पैक्ट रूप में हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, बहुत सारी कुंडलियों को जोड़ते हैं, तो जो आकृति मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुंडलिनी या परिनालिका। तो ऐसी परिनालिका में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो परिनालिका का जो व्यवहार हो जाता है एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह, चुंबक की तरह वो व्यवहार करने लगता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जैसे एक दंड चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। राइट? तो परिनालिका में पर ध्यान रखना है, परिनालिका में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि जो बल रेखाएं हैं, वो लगभग कैसी होती हैं? लगभग समानांतर होती हैं। लेकिन बाहर जो बल रेखाएं होती हैं, वो बिल्कुल चुंबक की तरह होती हैं। ठीक है? तो परिनालिका का जो व्यवहार है वो किस भांति होता है? एक दंड चुंबक की भांति परिनालिका का व्यवहार होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि जब हम जैसा कि अभी हमने कहा कि परिनालिका में हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ एक बात हमको देखने को मिलेगी, अभी हम प्रूफ करेंगे आगे, कि परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लगभग एक समान होती है। यानी कि परिनालिका के अंदर जितनी भी बल रेखाएं मिलेंगी वो लगभग सबके सब कैसी होती है? परस्पर समानांतर हमको देखने को मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, कई प्रायोगिक कार्य ऐसे होते हैं जहां पर हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परिनालिका के अक्ष के चारों ओर, परिनालिका के अक्ष पर हम लोग जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम देखें कि परिनालिका के अक्ष पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ ज्ञात कर रहे हैं हम लोग? परिनालिका के अक्ष पर ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो मान लेते हैं कोई एक परिनालिका है, परिनालिका का हमने नाम दे दिया XY, और इस परिनालिका में एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? N। निश्चित रूप से जो अल्पांश होंगी उसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? N × dl। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जब कभी भी, चाहे वो किसी भी चालक का कोई भी रूप, चाहे वो लंबा रिजुरेखी चालक तार हो, चाहे वो कुंडली हो, चाहे ये परिनालिका हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे? दिए गए चालक को अनेक छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे और उन्हीं खंडों में से हमने एक छोटा सा खंड ले लिया है AB। ये जो छोटा खंड आप देख रहे हैं, ये है A, एक छोटा अल्पांश। ठीक है? और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी है? dl है। ठीक है? निश्चित रूप से हम इसमें फेरों की संख्या निकाल सकते हैं, है ना? तो परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने क्या मान ली? N। तो dl अल्पांश की लंबाई कितनी मानी हमने? dl। तो dl लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? N × dl हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये जो अल्पांश है, ये अल्पांश किस भांति काम करता है? ये जो अल्पांश है एक कुंडली की तरह काम करेगा और उस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी कहलाएगी?
उस कुंडली में फेरों की संख्या कहलाएगी n इंटू dl कहलाएगी, ठीक है। और ये जो बिंदु P है ये कहाँ स्थित कहलाएगा? अल्पांश के अक्ष पर स्थित कहलाएगा। कितनी दूरी पर कहलाएगा? ये जो कुंडली से कितनी दूरी पर कहलाएगा? x दूरी पर कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस है r, उसको हम यहां पर AP से दर्शाए हैं, वो डिस्टेंस कितना है? r। बात सबको समझ में आ गई? तो ये जो अल्पांश है जिसको हमने क्या माना? कुंडली माने। और इस कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अब इसके पहले ही हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो अल्पांश AB जो कि किसकी भांति काम कर रहा है? ये जो हमारा अल्पांश है वो किसकी तरह से काम कर रहा है? एक कुंडली के जैसा काम कर रहा है। तो अल्पांश AB कह दो या कुंडली कह दो कि अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि छोटा अल्पांश है तो उसे हम लोग क्या नाम दे दें? अल्पांश छोटा ही होता है, सूक्ष्म होता है, तो उसे हम क्या नाम दे दें? dB। dB इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला था? dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई NIA स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2 की पावर, ठीक है। तो μ0 अपॉन 4 पाई तो μ0 अपॉन 4 पाई, 2 पाई तो 2 पाई, n के बदले n क्या चीज है? कुंडली में फेरों की संख्या। यहां पर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो छोटे अल्पांश यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n इंटू dl। तो जहां आपने n लिखा है, जहां पर आपने n लिखा है, n के बदले आप क्या लिखेंगे? n इंटू dl। बाकी सब जैसे के वैसे, i तो i, a स्क्वायर तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2 की घात। यहाँ a क्या चीज है? ये है कुंडली की यानी कि परिनालिका की त्रिज्या। ये क्या है? परिनालिका की त्रिज्या। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है a। अब हमारे पास जो समीकरण आया है dB का, जो कि किसके कारण से हमें प्राप्त हुआ है? अल्पांश AB के कारण से। AB जो कि कुंडली की तरह कार्य कर रही थी, इसलिए तो हमने कुंडली का जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने प्राप्त किया था, वही फार्मूला हमने यहाँ लगाया है। समझ में आया? तो ठीक, अब हम देखेंगे इसी पार्ट को कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कुछ एंगल्स हमें मानने पड़ेंगे। यहां पर सबसे पहले तो जो काम करेंगे है ना, ये जो एंगल है BPY के, इस एंगल को हमने कितना मान लिया? थीटा। इस एंगल को हमने माना थीटा, और यही एंगल किसके बराबर हो जाएगा? PB A के, यानी कि जो कि ये कोण और ये कोण कैसे आप देख सकते हैं? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो BPY इज इक्वल टू APB, दोनों कोण कितने हो जाएंगे? थीटा। और चूंकि ये एक अल्पांश है तो अल्पांश के द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया जो कोण होगा यानी कि सूक्ष्म कोण होगा, और इस सूक्ष्म कोण को हमने किससे दर्शाया है? d थीटा से दर्शाया है, राइट। इसके अलावा ये जो सिरे हैं हमारे कुंडली अपने परिनालिका के, जो सिरे हैं m और n, बिंदु P पर अक्ष से कितना कितना कोण बनाया है? n ने बनाया है θ1 और m ने बनाया है θ2। तो इन 3-4 प्रकार के एंगल हैं, उनको आप सावधानी पूर्वक ध्यान रखेंगे। अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है वो आपको मालूम है, वो दूरी है x, ठीक। तो ओके, अब हम कोई कार्रवाई करें। बिल्कुल इसके पहले जो हमने कार्रवाई करी थी, यहाँ पर पहले इस आकृति का उपयोग करें। इस त्रिभुज का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB में। समकोण त्रिभुज ACB में हम क्या देख रहे हैं? फिर से sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब यानी AC और कर्ण यानी AB। तो लंब बटे कर्ण AC अपॉन AB। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा AB sin थीटा, और AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है, AB की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? DL के बराबर है। तो AB यानी कि DL sin थीटा जैसा का तैसा। ये बना समीकरण नंबर 2। अब आप आइए जो निचला पार्ट है ये वाला
है ना। निचले पार्ट में फिर से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फार्मूला यहां लग सकता है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से कोण की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, डी थीटा। चाप कितना है, AC, और त्रिज्या कितनी है, ये उसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, यानी कि AP। तो डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, AC अपॉन R। डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन R। तो फिर से AC इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, R इंटू डी थीटा। ये बन जाएगा समीकरण 3। अब आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को, दोनों के लेफ्ट साइड आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर है। तो दोनों के राइट साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। इसका राइट साइड है DL sin थीटा, इसका राइट साइड है R d थीटा। तो समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं DL sin थीटा इज इक्वल टू R d थीटा, और इसीलिए DL बराबर मिल जाएगा R इंटू डी थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने यहाँ जो DL की वैल्यू निकाली है, इस DL के मान को हम कहां पर पुटअप कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में यहां पर हम DL के मान को पुटअप कर देंगे। तो समीकरण 1 में DL का मान रखने पर क्या मिल जाएगा, जरा देखो तो, है ना। साथ ही साथ और क्या देख रहे हैं, एक तो ये बात हो गई थी, ये पुटअप करेंगे DL की वैल्यू कहां पुटअप करेंगे, समीकरण 1 में। एक चीज और, ये जो a² प्लस x² है, ये स्क्वायर प्लस x² किसके बराबर है, यहां देख सकते हैं आप। a क्या है, लंबवादी भुजा है, और x क्या है, आधारवादी भुजा है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, है ना। यानी कि a² प्लस x² इज इक्वल टू r²। ये स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू r²। तो आप देख सकते हैं r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां से इस पार्ट को हमें कहां लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा √a² प्लस x²। तो इन सब मानों को, ये भी मान और DL की वैल्यू कहां पुटअप करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुटअप करेंगे। समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से आप देख सकते हैं dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, फिर देखो 2 पाई m, फिर उसके बाद देखिए DL की वैल्यू कितनी मिली है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, DL की कितनी है, R d थीटा अपॉन साइन थीटा, R d थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पूरी की पूरी वैल्यू है इसकी, DL की। आगे बढ़िए, I तो I, a² तो a² अपॉन a² प्लस x² इज इक्वल टू कितना है ना, a² प्लस x² √a² प्लस x² इज इक्वल टू R, √a² प्लस x² इज इक्वल टू R क्यूब, जैसा का वैसा। तो यहां क्या बन जाएगा, R³, राइट। तो dB का जो नया फॉर्मूला हमको इस रूप में मिला, जिसको कि हमने समीकरण 4 का नाम दे दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू को वहीं से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, साइन थीटा है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब यानी a और कर्ण यानी r। ये डिस्टेंस का हो या ये डिस्टेंस का बराबर है, क्योंकि ये कौन है, अल्पांश है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a अपॉन r, या a इज इक्वल टू r साइन थीटा, राइट। तो यहां पर a की वैल्यू हम कितनी पुटअप कर दें, r साइन थीटा पुटअप कर दें, तो कितना मिल जाएगा, फिर से समीकरण 4 से dB इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 4 पाई, जैसा कहता है ऐसा, 2 पाई n i a², और a की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा, a² बराबर हो जाएगा r² साइन² थीटा, d थीटा जैसा का वैसा। क्लियर, ओके। और नीचे आप देखिएगा, नीचे जो है कौन है, नीचे जो है एक r से एक r फिनिश हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ कौन आ गया, r², तो r² और ये साइन थीटा जैसा का वैसा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा फिनिश हो जाएगा। तो dB इज इक्वल टू कितना बचेगा, μ0 अपॉन 4 पाई, 2 पाई n i, और r² से r² भी फिनिश, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी फिनिश, तो कौन बचेगा, साइन थीटा d थीटा। और ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण से, एक अल्पांश के कारण से, इस छोटे अल्पांश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जब अल्पांश के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, तो ऐसे संपूर्ण अल्पांश को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो संपूर्ण, तो उससे क्या निकल जाएगा, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
कितनी हो जाएगी? ये जितने छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हुए थे उन सभी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कहां से लेकर कहां तक जोड़ेंगे? प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ यानी एम सिरा और अंत यानी कि एन सिरा, तो जितने भी ये छोटे छोटे अल्पांश आप लोगों को प्राप्त होंगे इस सारे अल्पांश को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे। dB की वैल्यू पुट अप करो, म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई साइन थीटा डी थीटा जैसा का वैसा। और एन के लिए जो एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू एन सिरे के लिए कितना हो जाएगा? थीटा 2, और एन सिरे के लिए कितना हो जाएगा? थीटा 1। तो जो लिमिट बनेगी, इस थीटा की जो लिमिट बनेगी कहां से कहां तक बनेगी? थीटा 1 से लेकर कहां तक बनेगी? थीटा 2 तक बनेगी। और इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन हमको प्राप्त हुआ है। इस एक्सप्रेशन को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई, ये पूरा का पूरा क्या कांस्टेंट पार्ट है, तो हमने उसे जो कहते हैं वो कॉमन निकाल दिया है। बचा कौन? साइन थीटा बचा है। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, और उसकी जो लिमिट है वो कितनी है? थीटा 1 to थीटा 2, थीटा 1 to थीटा 2। अब आप क्या करें? इसको सॉल्व कर लें। पहले लिमिट लेंगे, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, लेकिन सामने माइनस है तो cos थीटा 1 वाला पार्ट कहाँ जाएगा? पहले, और cos थीटा 2 वाला पार्ट कहाँ जाएगा? बाद में। और इस तरह से जो b की जो फाइनल वैल्यू मिलती है हमें कितनी मिलती है? इस तरह से हमें प्राप्त होती है। b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि परिनालिका के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात हो चुकी है। यहीं पर कुछ परिस्थितियां आप चाहो तो ले सकते हो। वो परिस्थिति हम किस तरह से ले सकते हैं कि वो जो बिंदु P है कोई भी एक सिरे पर है, मान लो कि Y सिरा पर है, किसी एक सिरे पर परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां। पहली परिस्थिति क्या होगी? मान लो बिंदु P को हमने कहां पर मान लिया? बिंदु P किसी एक सिरे पर, जब एक सिरे पर होगा, सोच के देखिए कि उस स्थिति में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, एक सिरे पर ये जो थीटा 1 है और ये जो थीटा 2 है, तो जब बिंदु P को यहां सरकाते चलेंगे तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब इसको यहां पर ले आएंगे? तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी। और थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि लंबी परिनालिका है, लंबी परिनालिका है तो जो एंगल बनेगा थीटा अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री के पास होगा। होगा कि नहीं होगा? सोचकर देखिए, जब बिंदु P को हम यहाँ ले आएंगे तो जो एंगल बनेगा ये वाला लगभग बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि परिनालिका कैसी है हमारी? बहुत ज्यादा लंबी है। उस परिस्थिति में जो B की वैल्यू मिलेगी, B की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो B बराबर मिल जाएगा, यहाँ देखिएगा थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? थीटा 1 की वैल्यू है 90, cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 180, cos 180 का मान कितना होता है? -1। -1 मीन्स ये हो जाएगा +1, 1 मल्टीप्लाइड बाई इन सब पार्ट से, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन। कितना मिलेगा? b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई एन आई। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने कहां पर निकाला? अक्ष पर निकाला, राइट। ये जो हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है ये अक्ष के किसी भी बिंदु पर हमने निकाला है। इसी बिंदु को, यदि बिंदु P को, परिनालिका को हम बहुत ज्यादा लंबी माने और परिनालिका की लंबाई की तुलना में त्रिज्या को हम बहुत छोटा माने, तो उस परिस्थिति में थीटा 1 की वैल्यू कितनी कहलाएगी? कहाँ है थीटा 1? इसको बिल्कुल हम लोग कहां पर मान लें? बिल्कुल इस तरह से। परिनालिका कैसी है? बहुत ही पतली है, कुछ इस तरह से, बहुत पतली परिनालिका है, और ये उसका कौन बना? अक्ष बना। और पॉइंट को अपन कहां मान ले? परिनालिका के सेंटर पर मान ले, कुछ इस तरह से। तो जो थीटा 1 बनेगा यहाँ पर, थीटा 1 कैसे होगा? लगभग 0 की स्थिति में प्राप्त होगा। थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी? लगभग 0 प्राप्त होगी। और थीटा 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? थीटा 2 की वैल्यू जो है हमें लगभग 180 के आसपास मिलेगा। ये एक परिस्थिति है। परिस्थिति क्या माने हम लोग? कि जो परिनालिका है, परिनालिका अत्यंत ही पतली हो, पतली परिनालिका हो।
जब पतली परिनालिका होगी तो जब θ1 होगा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है नीचे से रख किया जाएगा इस तरह से, इस तरह से ये अक्ष होगा और ये परिनालिका होगी, राइट। जब ये परिनालिका होगी तो फिर से θ1 को हम इस तरह से माप देंगे, जो θ1 यहां मिलेगा वो लगभग 0 एंगल के बराबर मिलेगा, और जो θ2 मिलेगा वो θ2 लगभग 180 के आसपास होगा। यहां पर आप क्या कर देंगे, यहाँ θ1 की वैल्यू जो है 0 लिख देंगे, θ2 की वैल्यू जो है 180 लिख देंगे। तो 180 मीन्स -1 सामने माइनस है, +1, और यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 + 1 यानी कि 2 into 2 यानी कि 4। b की वैल्यू मिल जाएगी μ0/4 पाई ni, 4 पाई से 4 पाई एंगल कट जाएगा तो μ0 ni। तो इस परिस्थिति में जो b की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, μ0 ni। ये है b केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके, परिनालिका के। तो जब हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं, तो परिनालिका के केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखते हैं μ0 ni, जहां पर n क्या है, परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और ये जो है एक सिरे के लिए है, और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हम परिनालिका के, एक सामान्य जो परिनालिका होती है उसके किसी भी बिंदु पर, लेकिन वो ये भी किसी भी बिंदु पर नहीं है, ये है सेंटर पे। लेकिन कैसे परिनालिका के सेंटर पर, एक बहुत ही पतली परिनालिका के सेंटर पर, यानी कि पतली परिनालिका का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो त्रिज्या है उसकी लंबाई की तुलना में कैसा है, बहुत ही छोटा है, यानी कि अत्यंत लंबी परिनालिका है। उस परिस्थिति में ये फार्मूला काम आएगा, और बाकी सभी परिस्थितियों में हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार के जो चालक थे, एक बार हमने लंबा रुजुरेखी चालक देखा, दूसरी बार हमने वृत्ताकार कुंडली देखी, और तीसरी बार हमने परिनालिका देखा। इन सब के कारण से हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखा। हर बार हमने एक ही प्रोसेस का उपयोग किया, और वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले उस चालक को अनेक छोटे छोटे खंडों में बांटा, हर खंड से हर खंड के कारण अलग अलग हमने तीव्रता निकाली, किसका उपयोग करके, बायो तथा सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके, और फिर हर अल्पांश के कारण तीव्रता निकाल करके फिर संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण चालक तार के कारण, चाहे वो लंबा तार हो, चाहे कुंडली हो, चाहे परिनालिका हो, के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया। जोड़ने का दूसरा नाम इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, समाकलन कर देना, ठीक है। तो जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड फार्मूला हमें चाहिए वो हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हम इसके बाद इन जो फार्मूले हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उनका हम किस तरह से उपयोग करें आगे के कामों में